दुनिया आज बड़े बदलाव के दौर से गुजर रही है। एक तरफ जहां G7 जैसे देश दशकों से आर्थिक, राजनीतिक और रणनीतिक तौर पर दुनिया पर राज करते आ रहे हैं, दूसरी तरफ ब्रिक्स एक ऐसा समूह जो धीरे धीरे इस ताकत को चुनौती दे रहा है। क्या ब्रिक्स G7 को पीछे छोड़ सकता है? क्या आज दुनिया में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है? नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे G7 वर्सेस ब्रिक्स की कि 2030 तक दुनिया का बादशाह कौन होगा। ये सबसे बड़ा सवाल है, G7 या ब्रिक्स। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है 1945 से। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाता है तो उस टाइम दुनिया में दो ही ताकतें उभर कर सामने आती हैं, एक तरफ यूएसए और दूसरी तरफ यूएसएसआर। यूएसए वाज इन फेवर ऑफ कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म मीन्स जहां पर फैक्ट्री प्रोडक्शन पर केवल प्राइवेट सेक्टर का अधिकार होता है। दूसरी तरफ कम्युनिज्म हिंदी में बोलते साम्यवाद। कम्युनिज्म मीन्स जहां पर फैक्ट्री प्रोडक्शन पर सब लोगों का बराबर अधिकार होता है, जैसे कार्ल मार्क्स वाज इन फेवर ऑफ कम्युनिज्म। आफ्टर 4 ईयर, अप्रैल 1949 में नाटो का गठन होता है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। यह गठन अमेरिका और दुनिया के अदर यूरोप के 11 देशों के द्वारा, टोटल 12 देशों के द्वारा अगेंस्ट कम्युनिज्म एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन था, जिसका गठन अप्रैल 1949 में दुनिया के 12 देशों ने इसका एस्टेब्लिशमेंट किया अगेंस्ट यूएसएसआर। 1970 में जब खासकर अमेरिका और यूरोप के देशों में मंदी का दौर चल रहा था, न केवल मंदी बल्कि स्टैगफ्लेशन चल रहा था। स्टैगफ्लेशन मीन्स जब किसी देश में मंदी भी हो और बेरोजगारी भी हो, उसको बोलते हैं स्टैगफ्लेशन। उस टाइम पूरी दुनिया में ऑयल क्राइसिस भी चल रहा था, तेल की कीमतें बढ़ रही थी, महंगाई बढ़ रही थी, बेरोजगारी बढ़ रही थी। अगले साल 1971 की बात है, 1971 में गोल्ड स्टैंडर्ड का अंत होता है। गोल्ड स्टैंडर्ड का जन्म 1944 में हुआ था, जब यह कहा गया था कि पूरी दुनिया की करेंसीज को डॉलर से जोड़ा जाएगा और डॉलर को गोल्ड से। 1944 में जब दुनिया के 44 देशों की मीटिंग हुई थी ब्रेटन वुड्स में, उस टाइम गोल्ड स्टैंडर्ड की शुरुआत हुई थी और 1 आउंस गोल्ड इक्वल टू $35 था। 1971 में अमेरिकन प्रेसिडेंट निक्सन ने गोल्ड स्टैंडर्ड को खत्म कर दिया। उन्होंने कहा कि अब यूएस डॉलर छापने के लिए गोल्ड की जरूरत नहीं होगी। इट मींस दैट डॉलर को गोल्ड से डिलिंक कर दिया इन 1971 में। उसके 2 साल बाद 1973 में ऑयल क्राइसिस आएगा और दुनिया में तेल की कीमत 300% से भी ज्यादा बढ़ गई और गल्फ कंट्रीज लाइक सऊदी अरब, यूएई जैसे देशों ने अमेरिका और यूरोप के अन्य देशों पर 1973 में एम्बार्गो लगा दिया। एम्बार्गो मीन्स इन देशों को तेल की सप्लाई बंद कर दी। इस घटना से विचलित होकर अमेरिकन प्रेसिडेंट ने एक मीटिंग बुलाई कैबिनेट की और उस कैबिनेट की मीटिंग में कहा कि एक ऐसा ग्रुप बनाया जाए जो इस फाइनेंशियल क्राइसिस को रोका जाए। एट लास्ट 25 मार्च 1973 की बात है, 25 मार्च 1973 को अमेरिकन सेक्रेटरी ऑफ ट्रेजरी जॉर्ज सुल्ज ने जर्मनी,
फ्रांस और इंग्लैंड के वित्त मंत्रियों की वाशिंगटन में एक मीटिंग बुलाई व्हाइट हाउस में, और यह मीटिंग व्हाइट हाउस की एक लाइब्रेरी में हुई थी, और इसलिए इसको लाइब्रेरी ग्रुप भी कहा जाता है। यह मीटिंग कब बुलाएगी? 25 मार्च 1973 को बाई जॉर्ज सुल्ज के द्वारा। इस मीटिंग में 4 देशों ने भाग लिया, यूएसए, जर्मनी, यूके और फ्रांस के वित्त मंत्रियों ने। मिड 1973 में ही यूएसए ने जापान को भी इसमें इंक्लूड कर लिया और 1973 में ग्रुप बन गया, G5 ग्रुप बन गया। फिर 1975 में इटली आल्सो ज्वाइन दिस ग्रुप, इटली ने भी इस ग्रुप को ज्वाइन कर लिया। और एट लास्ट इन 1976 में अमेरिका ने कनाडा को भी इसमें शामिल कर लिया और 1976 में यह ग्रुप G7 बन गया। और 97 में रसिया को भी आमंत्रित किया गया और एट लास्ट 98 में एक ग्रुप बन गया जिसको बोलते हैं G8 ग्रुप। बट एट लास्ट 2014 में जब रसिया ने अपने एक पड़ोसी देश क्रीमिया पर अटैक किया, अमेरिका ने इसे बाहर का रास्ता दिखाया, G8 से बाहर कर दिया। और अब जैसे पहले 1976 में G7 था, अब फिर G8 से G7 बन गया। दोस्तों, G7 आज दुनिया का एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग, फाइनेंशियली, पॉलिटिकली और मिलिट्रीली एक स्ट्रॉन्ग ग्रुप माना जाता है पूरी दुनिया का। क्योंकि अगर हम बात करें, इस ग्रुप के पास पूरी दुनिया की 45% के आसपास, ये कहें 45 ट्रिलियन डॉलर की टोटल संपत्ति है। इस ग्रुप के पास पूरी दुनिया की जब सबसे स्ट्रॉन्ग मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका नाम है नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इस ग्रुप में आज 32 देश मेंबर हैं, जिसका हेडक्वार्टर बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में है। इस मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन का आर्टिकल 5 क्या कहता है? 1 फॉर ऑल फॉर वन। इसका मतलब जब कोई देश नाटो के किसी मेंबर पर अटैक करता है तो वो अटैक सभी देशों पर माना जाता है। इस आर्टिकल का नाटो ने केवल एक ही बार यूज किया है, 2001 में 9/11 घटना के बाद, जब 2001 में नाटो ने अफगानिस्तान पर लादेन को ढूंढने के लिए अटैक किया था, केवल उसी टाइम पहली बार इसका यूज किया गया था। आज G7 की इतनी क्यों डोमिनेंसी है? इसके कई कारण हैं। डोमिनेंसी ऑफ डॉलर। पूरी दुनिया में जितना भी इंटरनेशनल ट्रेड होता है, 80% से ज्यादा रोल अकेला यूएस डॉलर का है। पूरी दुनिया के पास जितना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का भंडार है, उसमें 60% से भी ज्यादा अकेला यूएस डॉलर का है। 1973 में जब यूएसए की हेल्प से स्विफ्ट का गठन हुआ, और 1974 में जब यूएसए और सऊदी अरब ने एक सिक्योरिटी डील की, जिसको बोलते हैं पेट्रो डॉलर ट्रीटी। इसका मतलब अब पूरी दुनिया में जो क्रूड ऑयल है केवल यूएस डॉलर में बिकेगा। दूसरी तरफ जापान एक बहुत बड़ा इनोवेटिव, बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब G7 का मेंबर है। जर्मनी दुनिया की, यूरोप की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, जहां जापान के पास बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे सोनी है, कैनन है, होंडा है, हिताची है, पैनासोनिक है, टोयोटा जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। और जापान एशिया की
सबसे एक डेवलप्ड इकोनॉमी है। दूसरी तरफ जर्मनी भी, जो कि मैंने पहले बताया, यूरोप की सबसे लार्जेस्ट इकोनॉमी है। जर्मनी पूरे यूरोप की एक साइंस सिटी कहलाती है, एक साइंस कंट्री कहलाता है, क्योंकि पूरी दुनिया की इंजीनियरिंग, पूरे यूरोप की इंजीनियरिंग, पूरे यूरोप की साइंस जर्मनी के चारों ओर घूमती है। न केवल यूएसए, जापान, जर्मनी, बल्कि फ्रांस, इटली, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम जैसे देश भी फाइनेंशियली तौर पर बहुत ज्यादा, टेक्नोलॉजी तौर पर बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। आज यूएसए के पास कितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, कितनी बड़ी बड़ी टेक कंपनियां हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया, दुनिया में जितनी टेक कंपनियां हैं उसका अकेले 60% अकेले अमेरिका के पास है। अब हम बात करते हैं ब्रिक्स की। ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। फर्स्ट टाइम 2001 में अमेरिकन बैंक गोल्डमैन एंड सैक के एक चीफ इकोनॉमिस्ट थे, जिम ओनिल। उन्होंने 2001 में एक रिसर्च पेपर जारी किया। उन्होंने कहा कि डेवलप कंट्री लाइक यूएसए, जर्मनी, जापान, इंग्लैंड, फ्रांस, इटली जैसे देशों में रिसेशन का दौर चल रहा है। उन्होंने कहा इन देशों में जो डिमांड है वो स्टेबल होगी। उन्होंने कहा यदि ब्राजील, रूस, इंडिया और चाइना ये चारों देश मिलकर एक ग्रुप बना लें तो ये जो G7 ग्रुप है, जो डेवलप कंट्री है, उनको पीछे छोड़ सकते हैं। उसके 5 साल बाद जब 2006 में यूएनएससी की न्यूयॉर्क में मीटिंग चल रही थी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की एक मीटिंग चल रही थी, तो ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना चारों देशों के विदेश मंत्रियों ने एक मीटिंग करी अनौपचारिक तौर पर। जब ये मीटिंग हुई तो इन्होंने कहा एक ग्रुप बनाएंगे, और 2006 में इन्होंने अनौपचारिक तौर पर एक ग्रुप का गठन कर लिया जिसको बोलते हैं ब्रिक। ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना। 2009 में पहली बार इसका रसिया में एक सम्मेलन हुआ, याकेटेनबर्ग, रसिया में, और 2010 में साउथ अफ्रीका आल्सो ज्वाइन दिस ग्रुप। 2010 में क्या बन गया? ब्रिक्स। ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। उसके बाद 2024 में 5 कंट्री जैसे देशों ने भी इसको ज्वाइन कर लिया। यूएई, ईरान, इजिप्ट, इथोपिया और इंडोनेशिया, इन 5 देशों ने भी ब्रिक्स को ज्वाइन कर लिया। आज ब्रिक्स में टोटल 10 कंट्री है। ब्रिक्स के पास आज $30 ट्रिलियन की आसपास संपत्ति है। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि जो G7 है उसके पास $45 ट्रिलियन के आसपास एसेट है, इसके पास $30 ट्रिलियन के आसपास संपत्ति है। जहां G7 के पास एक स्ट्रॉन्ग मिलिट्री, स्ट्रॉन्ग टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, वहीं ब्रिक्स के पास ज्यादा डिमांड है। यहां पर जैसे इंडिया है, यहां पर ज्यादा 60% से ज्यादा यूथ है। जहां G7 में दुनिया की लगभग 10% पॉपुलेशन है, वहीं ब्रिक्स के पास दुनिया की लगभग 40% पॉपुलेशन है। जहां G7 के पास फाइनेंशियली और टेक्नोलॉजिकली बहुत ज्यादा पावर है, वहीं ब्रिक्स के पास
जो जैसे मैंने पहले बताया, यहां पूरी दुनिया में डिमांड है, पूरी दुनिया ब्रिक्स की तरफ देख रही है, क्योंकि ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना जैसे देश एमर्जिंग इकोनॉमी है, ये देश उभर रहे हैं। इन देशों में रिफॉर्म हो रहे हैं, इन देशों में डिमांड बढ़ती जा रही है, क्योंकि इन देशों में ज्यादा मिडिल क्लास है। आज चाइना पूरी दुनिया में जैसे रेयर अर्थ मेटल्स हैं, उनकी सबसे ज्यादा जो सप्लाई है, 70% से भी ज्यादा जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं उनकी सप्लाई अकेला चाइना करता है। आज चाइना दुनिया की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग हब बनता जा रहा है। अब बात करते हैं कि क्या 2030 तक ब्रिक्स G7 को पीछे छोड़ देगा? एक बहुत बड़ा सवाल है। आज जो ब्रिक्स कंट्री हैं, सभी एमर्जिंग कंट्री हैं, सभी उभरती अर्थव्यवस्था है, जिनमें जीडीपी रेट बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है, जिनमें लेबर रिफॉर्म हो रहे हैं। आज जब 2022 में रसिया को स्विफ्ट से बाहर कर दिया यूएसए ने, तो उसके बाद रसिया, चाइना, इंडिया, ईरान, यूएई जैसे देशों के साथ रूबल में, रुपये में, युआन में व्यापार करने लगा। इट मीन्स दैट एंटी डॉलर। आज ब्रिक्स एक अल्टरनेट पेमेंट सिस्टम का निर्माण कर रहा है। आज चाइना अल्टरनेट करेंसी को एडॉप्ट कर रहा है। आज ब्रिक्स जो देश हैं वो डॉलर की जगह कोई नई करेंसी एडॉप्ट कर रहे हैं। भारत जैसे देश आज यूपीआई को कई दुनिया के देशों में बढ़ा रहे हैं। जैसे इंडिया ईरान और यूएई के साथ जो कच्चा तेल है वो रुपये में खरीद रहा है, रसिया के साथ रुपये रूबल में व्यापार कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आज जो ब्रिक्स ग्रुप है वो एमर्ज हो रहा है। ब्रिक्स के पास एक नई ताकत आ रही है। ब्रिक्स में आज 2023-24 में दुनिया के 40 से ज्यादा देशों ने ब्रिक्स ज्वाइन करने की इच्छा जताई है। एक तरफ जहां G7 केवल पुराने सिस्टम पर ही जो डॉलर डोमिनेंसी है, यूरो डोमिनेंसी है, उसी पर पूरी दुनिया को चलाने की कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ ब्रिक्स जैसे जो देश हैं वो न केवल ये दुनिया के 10 देश बल्कि ग्लोबल साउथ को भी, जिसमें ज्यादातर डेवलपिंग और लिस्ट डेवलप कंट्रीज हैं, ज्यादातर साउथ अमेरिका और अफ्रीका के गरीब देश हैं, उनको भी साथ में लेकर चल रहा है। जहां G7 पूरी दुनिया को पहले की तरह जो चला रहा है, अपने अनुसार घुमा रहा है, वही ब्रिक्स आज अल्टरनेट एक रास्ता ढूंढ रहा है, एक अल्टरनेटिव ढूंढ रहा है कि किस प्रकार जो G7 है, जिस प्रकार G7 की डोमिनेंसी है उसको कम किया जाए। क्योंकि ब्रिक्स में आज चाइना सबसे बड़ी ताकत है। चाइना, आप सबको पता है कि परचेजिंग पावर पैरिटी में दुनिया की लार्जेस्ट और जीडीपी के हिसाब से दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है। दूसरी तरफ आप सबको पता है भारत आज परचेजिंग पावर पैरिटी में थर्ड और जीडीपी के हिसाब से दुनिया की फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है। और भारत की जो जीडीपी है वो भी 6% से भी ज्यादा चल रही है, जबकि G7 जैसे देशों में जो जीडीपी रेट है वो 4% से नीचे चल रही है। दोस्तों, हमारे सामने एक बड़ा सवाल है कि 2030 तक दुनिया में कौन बादशाह होगा, कौन दुनिया का बॉस होगा। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। आपने कमेंट करके बताना है कि 2030 तक दुनिया का बॉस G7 ही रहेगा, जो जिसका कई दशकों से दौर चल रहा है, या ब्रिक्स बॉस होगा।
आप कमेंट करके जरूर बताना। और मेरे द्वारा जो जानकारी दी गई है आपको अगर अच्छी लगे तो इस पर कमेंट करना, इसको शेयर करना और सब्सक्राइब भी करना। धन्यवाद दोस्तों।